एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्कूल। दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की सेकंड बुक के साथ अपना ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ऐसा ही चैप्टर हमने बुक 1 में भी पढ़ा था। उसमें हमने ग्लोबली देखा था कि क्या पॉपुलेशन है, क्या डेंसिटी है, किस तरीके के लोग कहाँ रहते हैं, क्या है। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग अपने इंडिया की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। अगर हम हमारे इंडिया की पॉपुलेशन से, तो हम लोगों को ये पता है कि मेन और विमेन जो है वो एक कंपनी के लिए रियल एसेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, नॉट गोल्ड बट ओनली मेन और विमेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं मेन और विमेन का होना बहुत जरूरी है। क्यों? जितने भी रिसोर्सेज उनको यूज करने का काम कौन करेगा? मेन एंड विमेन करेंगे, राइट। सो इसी के हिसाब से अगर हम देखें, इस पूरे चैप्टर में आपको 2011 यानी कि 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग सारा डेटा दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी पढ़ना है। सो अगर हम बात करें 2011 के सेंसेक्स की, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो कितनी है? 1210 मिलियन के अराउंड थी। दैट सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और चाइना के बाद हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पे आते हैं। ओके, नाउ अगर ग्लोबली स्केल की बात करें, तो हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कॉम्बिनेशन में नॉर्थ इंडिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अगर आप मिलाएंगे तब भी उससे ज्यादा है। एंड अगर डबल एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, तो द वास्ट पॉपुलेशन इमेंस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड प्रेशर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस बट इज आल्सो रिप्रेजेंट द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट्स। क्या मतलब हुआ कि पॉपुलेशन कहीं पर ज्यादा होना कहीं ना कहीं इस चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज ज्यादा जरूरी पड़ेंगे, और रिसोर्सेज अगर ज्यादा होंगे तो उनका हम बोल सकते हैं कि डिमोलिश भी ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग है, जो पॉपुलेशन है, फिर भी वो एक कंट्री के लिए ग्रेटेस्ट एसेट का काम करती है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं किस तरीके से हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप में से भी बहुत सारे बच्चे यूपी, बिहार, इन एरियाज में रहते होंगे, तो यही इसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि 76% जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि 100 में से 76% ऐसी पॉपुलेशन है जो सिर्फ हमारे 28 में से 10 स्टेट्स के अंदर रहती है, ठीक है, 10 स्टेट्स। और उसमें से हाई कंसंट्रेटेड स्टेट्स कौन से, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां है वो कौन कौन से हैं? वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश आर अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर्स, है ना। इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो ये जो मैप है, ये मैप आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इसमें आपको डॉट 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 अलग जगह दिख रहे होंगे। तो जहां जहां ज्यादा डॉट दिख रहे हैं ना, दैट मींस कि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। ये देखिए यहाँ लिखा है 1 डॉट का मतलब है 2 लाख पर्सन, 1 डॉट का मतलब है 2 लाख पर्सन। तो देखो कितनी सारी डॉट्स है इस पूरे नॉर्दर्न प्लेन में, कितनी सारी डॉट्स हैं, है ना। अगर हम बात करें स्पार्स पॉपुलेशन स्टेट की, यानी कि जहां पर कम पॉपुलेशन है, वो कौन कौन से स्टेट है? वो है हमारे जैसे कि जम्मू कश्मीर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1.04% पॉपुलेशन है। अरुणाचल प्रदेश एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन इज 0.11% ओनली। एंड उत्तराखंड जहां पे 0.84% है, हैव वेरी स्मॉल शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां का जो जियोग्राफिकल फैक्टर है, जो टेरेन है, वो कुछ डिफरेंट है। प्लेन्स में पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे वही रीजन है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। कहीं पे रिसोर्सेज कम है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइवन है। जहां पे लोगों को बेसिक नीड इजीली अवेलेबल होगी, वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। सो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रैंडम, इट रिवील्स अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन पैटर्न एंड 3 सेट्स ऑफ फैक्टर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर? सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर, जिसकी हम बात कर रहे थे, टेरेन की हम बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वहां का लैंडस्केप किस तरीके का है, लैंडफॉर्म किस तरीके का है। सो क्लाइमेट, टेरेन, फर्टाइल प्लेन वर्सेस रग्ड माउंटेन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आप खुद ही सोचिए कि जहां पर मौसम एकदम प्लीजेंट रहता होगा, ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होती होगी, वहीं पे तो रहना हम सब पसंद करेंगे ना। क्यों हम लोग रहेंगे वहां पर कि जहां पर तपती धूप, तपती गर्मी जो है वहां पर रहेगी या ठंड होगी, है ना। और दूसरी अगर हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ये किस तरीके से अफेक्ट करता है? द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब लोग जो है प्लेन एरियाज में क्यों ज्यादा रहते हैं? क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर करना इजी है, वहां पर कंस्ट्रक्शन करना इजी है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। सेम अगर बात करेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, तो आप देखो हिस्ट्री में जहां लोग आके बसे, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो लोग जो है कहां आकर सबसे पहले बसे? रिवर्स के पास आकर सबसे पहले उन्होंने रहना शुरू किया। इंडस रिवर, फिर उनको गंगा मिल जाती है तो गंगा के पास वो रहना शुरू करते हैं। तो जैसे लोग हिस्ट्री में रहा करते थे, वैसे ही कहीं ना कहीं आज भी हमें हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखने को मिलता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं या रह सकते हैं। सो
की फिगर की बात करेंगे तो नेशनल एवरेज हमारा 2011 यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 382% है पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार यहाँ मार्क कर रही हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कितनी है, टोटल बात कर रहे हैं पूरे इंडिया की, वो है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन स्टार्क इंक्रीज की अगर हम बात करें, अ मैसिव जंप फ्रॉम द 117% स्क्वायर किलोमीटर इन 1951। और जब हम आजादी के टाइम की बात करेंगे 1951 में ये कितनी हुआ करती थी, ये हुआ करती थी ओनली एंड ओनली 117 यानी कि 107, ठीक है 117। लेकिन आज के टाइम में कितनी हो चुकी है, आज के टाइम में ये बढ़ के जो है 382% हो चुकी है। दैट मींस कि हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ तो हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन कौन से हैं, भाई सबसे पहले तो बिहार है, ठीक है। उसके बाद कितना 1102 यानी कि 1102% स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बहुत ज्यादा, एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में आप देखो 1000 से ज्यादा लोग वहां पर रह रहे हैं। और कम सबसे ज्यादा कहाँ का है, कम है अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, कितनी, सिर्फ 17 यानी कि सिर्फ 17% जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो बिहार यहाँ पर हो गया और ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इसके पीछे का रीजन भी कहीं ना कहीं क्या है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है वो थोड़ा सा लिटरेट है, यानी कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वहां के लोगों को पता है। लेकिन बिहार की अगर बात करेंगे तो वहां अभी धीरे धीरे एजुकेशन बेटर हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, तो लोगों को समझ आ रहा है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है, डेंसिटी में भी धीरे धीरे फर्क हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें अब इस पूरे कैटेगरी को, यानी कि डेंसिटी जो रही है हमारी, अगर हम इंडिपेंडेंस से, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो उसको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हमने 4 फेजेस में क्या किया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसी को हम 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। सबसे पहला फेज जो है हमारा वो कौन सा है, वो फेज है 1901 से लेके 1921 तक, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने स्टैग्नेंट ग्रोथ। क्या है स्टैग्नेंट का मतलब, स्टैग हो गई, कि भाई रुक गई, ना ही ग्रोथ हुई ना ही कुछ डिक्लाइन हुआ। इस टाइम पर पॉपुलेशन जो है वो रुक सी गई थी, कुछ हमें मतलब इंप्रूवमेंट या कुछ ऐसा नंबर ऑफ चेंज हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ, देखो, a period of very low and very negative growth from this due to high birth rate, death rates cause poor health service and insufficient food distribution। क्योंकि आप देखो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का हम लोगों के ऊपर रूल था, और ना ही उस टाइम पर जो है हम लोग किसी को बचा पा रहे थे मरने से, ना ही हम लोग बच्चे जो है पैदा करने से किसी को रोक पा रहे थे। तो क्या था कि भाई बर्थ रेट भी बढ़ रहा था, बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, तो सब चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। लोगों को खाने के लिए फूड नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी अच्छी, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ग्रोथ जो थी वो स्टैग हो गई थी। नेक्स्ट अगर फेज की बात करेंगे तो फेज सेकंड था हमारा 1921 से लेकर 1951 तक। स्टेडी ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई बढ़िया से एकदम से ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली। कैसे, देखिए, मोर्टेलिटी रेट बिगिन टू फॉल ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन व्हाइल बर्थ रेट रिमेन्स हाई। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि जो मर रहे थे उनको हम बचा तो पा रहे थे, धीरे धीरे हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो रही थी, क्योंकि अब हम आजाद हो चुके थे फ्रीडम के बाद। कहीं ना कहीं आप देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सब चीजें शुरू हो चुकी थी, तो इससे कहीं ना कहीं हमने लोगों को मरने से बचाया, लेकिन बर्थ रेट फिर भी क्या था, यहाँ पर हाई था, ठीक है। नेक्स्ट फेज की अगर बात करेंगे, फेज थर्ड जो कि है 1951 से लेके 1981 तक, इसमें क्या हुआ, इसमें जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोजन, ओ माय गॉड, मतलब बूम की तरह ऐसे निकल के आएगी। अ रैपिड फॉल in mortality rate combined with a high fertility rate led to an average annual growth rate of 2.2%। और नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है, यानी कि जो आज भी हम लोग जिसमें है, वो फेज भी हमारा फेज 4 में ही आता है। कितना आपका 1981 के बाद वाला जितना भी टाइम पीरियड है, आज हम 2026 में आ चुके हैं। इसमें देखिए हाई ग्रोथ, स्लोइंग डाउन, ठीक है। क्या था कि ग्रोथ हाई हो रही है और धीरे धीरे डाउन भी चलता जा रहा है। कैसे, द ग्रोथ रेट रिमेन्ड हाई, ग्रोथ रेट अभी भी हाई है, ठीक है, मतलब बढ़ रहे हैं, बट बिगिन अ ग्रेजुअल डाउनवर्ड ट्रेंड and influenced by an increase in the mean age of the marriage and improved female education। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि पहले क्या होता था कि लड़कियों को थोड़ा बहुत अगर पढ़ा भी दिया जाता था तो उनको क्या है कि बोलते थे कि नहीं भाई अब तुम इतना पढ़ ली, ठीक है, अब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। पहले से ही पुराने समय से क्या था कि ये फिक्स कर दिया गया था कि मेल जो है वो बाहर का काम करेंगी, फीमेल जो है वो घर का काम करेंगी। तो इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं फीमेल जो है वो नहीं पढ़ पाई, उनको पढ़ने के लिए या एजुकेशन के लिए या बाहर
बाहर जाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो है देखी जा रही थी पहले के टाइम में। बट अब जो समय आया इस टाइम पर इस तरीके की चीजें हुई, लोगों को लगा कि नहीं भाई अब लड़कियों को भी पढ़ाना जरूरी है, उनकी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि ये भी एक बेसिक नीड है, तो इसलिए हमें जो है हम बोल सकते हैं कि फॉल जो है हमें बर्थ रेट में देखने को मिला, और आज भी हम लोग इसी फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की जिससे हम लोग और बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि कहां ज्यादा हुई है कहां कम हुई है। अगर बात करें वही 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो लो ग्रेड जो स्टेट्स हैं वहां वो आपके सिर्फ और सिर्फ 20% है। कैसे? सबसे पहले केरला। अच्छा, केरला क्यों होगा इसमें खुद ही सोचिए, क्योंकि केरला में हमेशा से ही गर्ल्स की एजुकेशन, या हम बोल सकते हैं कि लिटरेट वो हमेशा से रहा है ना, मतलब पढ़ाई लिखाई डेवलपमेंट ग्रोथ सब में बहुत आगे रहा है, तो इसीलिए वहां पे हम देख सकते हैं कि भाई जो लो ग्रोथ इसीलिए है क्योंकि वहां पर लोगों ने कम बर्थ शुरू किया, मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया, लोग मर कम रहे हैं। लोएस्ट एट 9.4%, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। यही अगर हम हाई ग्रोथ स्टेट्स की बात करेंगे, उसमें आप देखिए अ बेल्ट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये क्या है, ये हाई ग्रोथ स्टेट्स हैं कि जहां पर बढ़िया हंसी खासी ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली है। बट इफ वी टॉक अबाउट 2001 से लेके 2011 तक, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी रजिस्टर्ड अ लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड फ्रॉम 1991 टू 21। ठीक है, स्टिलिंग इन द नेशन वाइड स्लो डाउन। और इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम पिछले डिकेड की बात करें और अब जो 2001 से 2011 तक की डिकेड की बात थी, उसमें हमें एक बहुत ज्यादा लो देखने को मिला, यानी कि धीरे धीरे। क्यों? इसका रीजन क्या है? यही रीजन है कि लोग अब पढ़ना लिखना शुरू हो गए हैं, लोग पढ़ते हैं लिखते हैं नॉलेज लेते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि हाँ यही समय है, यही हमारे लिए ठीक है और ये गलत है। अब वो डिफरेंस कर पाते हैं सही और गलत में। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ में देखने को मिला है। अब इसमें एक और फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके रूरल और अर्बनाइजेशन। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग गांव से उठ के शहरों में आते हैं नई अपॉर्चुनिटी के उसमें, तो वहां से जो है ग्रोथ रेट कम हो जाता है, अर्बन एरियाज में क्या है ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। The rural and urban composition reflects India's economic structure and development pattern with significant implications. कैसे? देखिए, जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन हमारे यहाँ कितनी है, 2011 के अकॉर्डिंग बात हो रही है, 68.8% लोग ऐसे हैं जो हमारे रूरल पॉपुलेशन यानी कि जो गांव में रहते हैं। यही अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करोगे तो उसमें 31.2% लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मिलियंस में भी मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन बताई गई है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे? देखिए, अगर हम बात करें प्रीडोमिनेंटली रूरल स्टेट्स की, हिमाचल प्रदेश, बिहार हैव वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। अब हिमाचल है, बिहार है, वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है, गांव में रहती है ना। और दूसरे स्टेट्स की बात करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन है, जैसे कि गोवा है, मिजोरम है, इन लोगों के यहाँ पे क्या है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है। जैसे मैं आपको कभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कर्नाटका का। अभी हम लोग कर्नाटका में है, बैंगलोर से आपकी क्लासेस होती हैं, तो मैं मतलब बैंगलोर के जितने भी आसपास के गांव में या कहीं भी गई हूँ मतलब घूमने के लिए, या कभी भी हम लोग गए हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई भी कच्चा घर नहीं देखा है ना। कच्चा घर आप समझते हैं ना, गांव में हमारे यहाँ जैसे अगर हम यूपी बिहार और हरियाणा पंजाब साइड की बात करेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं हमें कच्चे घर देखने को मिल जाते हैं। बट मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे नहीं देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन क्या है कि गांव में लोग रह रहे हैं बट स्टिल दे आर डेवलप्ड, उन्हें पता है चीजों के बारे में, है ना। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि भाई अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की और बिहार की, तो वहां के ज्यादातर लोग क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं गांव के अंदर ज्यादा सेटल्ड हैं। और यही बात करें हम लोग किसकी, दूसरे स्टेट जैसे कि गोवा है, मिजोरम है, वहां के लोग अभी भी शहरों में ज्यादा रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। ठीक है, इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको 4 कैटेगरी में और डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार इसको देख लेना है जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, एक हमने किया है इंडो आर्यंस यानी कि आर्यस, एक हमने द्रविडियंस यानी कि द्रविदा, एक ऑस्ट्रिक यानी कि निचाड़ा एंड शिनो तिब्बतियन, ठीक है, राता। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन दिख रहा है, ये 73%, ये 20, ये 1.38 और यहाँ पर 0.8% आपको देखने को मिलता है। अब यही अगर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन हिंदी बोलती है ना। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद हिंदी हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स, है ना। जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि 22 कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अप्रूव किया है, ऑफिशियल है वो, उसमें हिंदी बोलने वाले लोग क्या है, सबसे ज्यादा है। राइट, चलिए
अब बात करते हैं कि अगर रिलीजियस अकॉर्डिंग हम बात करें तो किस तरीके से जो है कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिलेगा। अभी हमने रीजन के अकॉर्डिंग देखा कि भाई किस रीजन में कहां पे किस तरीके का पॉपुलेशन है। अब अगर रिलीजन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में हिंदूज मेजोरिटी में है, बाकी सारे क्या है माइनॉरिटीज है, जैसे मुस्लिम है, सिख है ना, और आपके इस क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्धिज्म है। ठीक है, तो देखो क्या है रिलीजियस ग्रुप की अगर बात करेंगे तो हिंदूज क्या है हमको जिसका परसेंटेज दिखता है 79.8%। ये किसके अकॉर्डिंग है 2011 के अकॉर्डिंग है, ये चीज ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 2011 के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है अपना, आगे मत बढ़ जाइएगा। ओके, मुस्लिम्स की अगर बात करें लार्जेस्ट मिनोरिटी का क्या मतलब है कि हिंदूज के बाद सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन है वो आपकी लार्जेस्ट मेजोरिटी होगी और वो है मुस्लिम। ठीक है, कितनी है 14.2%। क्रिश्चियंस की अगर बात करेंगे जो आपके है 2.3%। सिख अगर बात करेंगे तो भाई 1.7%। बुद्धिस्ट और जैन तो सबसे कम है जिसमें आप देखो 0.7 और 0.4%। while hindus form a vast majority, india is characterized by a significant and widespread diversity of faiths, है ना। फिर भी आप देखिए हिंदूज हमारे पास मेजोरिटी में है, बट स्टिल हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बेटर रोल प्ले करती है अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें तो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अगर कंप्लीटली हम लोग तो भाई हिंदूज की अगर बात करेंगे तो वाइड स्प्रेड मेजोरिटी 70 to 90% प्लस अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, है ना। स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई ज्यादातर स्टेट्स में क्या है 70 to 90% आपको हिंदूज देखने को मिलेंगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे। मुस्लिम्स का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में एंड उत्तर प्रदेश और केरला में आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। क्रिश्चियंस की अगर बात करेंगे तो कहां मिलेंगे प्राइमरली फाउंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, गोवा, केरला एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में आपको कम मिलेंगे, बट जो हमारा ये साउथ वाला रीजन है कोस्टल एरिया जैसे कि गोवा है, कर्नाटका है, आपका केरला है, इनमें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिख की अगर बात करेंगे तो हम सब जानते हैं ओवरवेलमिंग कंसंट्रेशन इन पंजाब एंड नेबरिंग एरियाज लाइक हरियाणा एंड दिल्ली, इसमें हमें मेजर देखने को मिलेगा। बुद्धिस्ट और जैनिज्म की बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन लाइक महाराष्ट्र, है ना, बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में ज्यादा है एंड अर्बन सेंटर्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में आपको जैन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप में से हो सकता है बहुत बच्चे तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल आता था, शायद अभी भी आता है, हम लोग बचपन में बहुत देखते थे, उसको देख के मैंने बहुत खाना खाया है। तो उसमें वो जो जेठालाल मेन जो है जेठालाल गड़ा करके वो फैमिली क्या है वो जैन है, तो वो दिखाया गया है, उसी से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मेजर पॉपुलेशन किस रिलीजन की किस एरियाज में देखने को मिलती है ना। चलिए अब बात करते हैं वर्कर्स की। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ पार्ट टाइम जॉब मिलता है। ठीक है, तो इसको भी हमने 3 कैटेगराइज में बांटा है। कैसे, सबसे पहले हमारे पास मेन वर्कर का मतलब क्या है कि एटलीस्ट जिनको 6 महीने जिन्होंने साल में काम किया हो। ठीक है, सो अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज यानी कि 6 मंथ इन अ ईयर। इंप्लीकेशन क्या रहेगा, रिप्रेजेंट स्टेबल एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो जॉब है, उनकी जो लाइफ है वो स्टेबल है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है हमारी मार्जिनल वर्कर्स। इसका मतलब क्या है, इसमें जो पर्सन है वो वर्क करता है लेस देन 183 डेज यानी कि 6 महीने से कम अगर आपने काम किया है तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, आप मार्जिनल वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। इंडिकेट सीजनल, इरेगुलर और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, है ना। सीजनल जैसे बहुत सारे लोग सीजनल काम करते हैं, तो ये भी क्या है सीजनल का आपका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नॉन वर्कर, ये आपको बहुत ज्यादा लाइट दिख रहा होगा क्योंकि ये जानबूझ के लाइट किया है मैंने, सबसे ज्यादा उससे कम उससे कम। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, अ पर्सन नॉट एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जिसके पास जॉब नहीं है, कंप्लीटली जॉबलेस हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई इंक्लूड स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग भी हो, आप लोग अभी क्या हो, आप लोग अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो ना, जब तक आप लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगे तब तक पेरेंट्स आपको टेक केयर करेंगे, है ना। रिटायर्ड पर्सन है वो भी नहीं माने जाएंगे। द अनएम्प्लॉयड रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी रेशो, और ये क्या है डिपेंडेंसी रेशो हमें कहीं ना कहीं शो करता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ही हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब कौन कौन लोग किस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है। अब हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब स्टेबल है, किसी की कुछ टाइम पीरियड के लिए, किसी के पास जॉब नहीं है, बट इनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मतलब वो किस कैटेगरी में या किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट करते हैं। तो अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। ये देखिए सबसे ज्यादा लोग क्या है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर जो प्राइमरी वही ना जो नेचर से रिलेटेड एग्रीकल्चर में काम करे 54.6%, माइनिंग इसमें है ना।
टर्शरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं? टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं 41.6%, ये देखिए, और सबसे कम लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, दैट इज 3.8%। सेकेंडरी सेक्टर वही जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंडस्ट्रीज लगानी है ना। टर्शरी सेक्टर जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करो, जैसे कि एजुकेशन है, टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात करेंगे तो द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज शोन अ डिक्लाइन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स फ्रॉम 58.2% इन 2001 टू 54.6% इन 2011। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी, हम जानते हैं, आज भी कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी में फंसी हुई है, एग्रीकल्चर में स्पेशली अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप एक डिफरेंस मेजर करोगे तो आपको मिलेगा क्या कि अगर हम 2001 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 58.2% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर में पूरी तरीके से इनबिल्ट थे, लेकिन 2011 तक आते आते ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, दैट इज 54.6%, है ना। Consequently, the participation rate in secondary and tertiary sector has registered an increase, indicating a structural shift in the Indian economy। और इसीलिए लोगों को जो है धीरे धीरे, आप देखो टर्शरी सेक्टर में लोग जो है यहाँ से बढ़ रहे हैं, है ना, प्राइमरी से लोग जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? इसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप कंट्री की इकोनॉमी में क्या कर सकते हो? कंट्रीब्यूट कर सकते हो एक बड़े नंबर पे। हम लोग ये जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इकोनॉमी या जीडीपी में कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो है नन अदर देन टर्शरी सेक्टर, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी नहीं है, कभी बिल्कुल ही नहीं है, पैसे मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं। तो इससे क्या है, हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे उतना जितना कि टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यही चीज आपको वहां पर इंडिकेट की गई है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आप लोगों के बारे में, यानी कि एडोलेसेंट एज के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, और इस जेंडर इक्वालिटी के बारे में। क्या मतलब है? बचपन से जो चीज मैंने आपको बताई कि भाई ये चीज फिक्स कर दी जाती है कि लड़कियां जो है वो घर का काम करेंगी और लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि ऐसा पुराने लोगों ने फिक्स कर दिया, तो ये चीजें जो है बहुत सालों तक चलती आई और आज भी बहुत सारे एरियाज में चल रही हैं, मैंने खुद ये चीज देखी है। तो देखिए, एडोलेसेंट पीरियड कौन सा होता है? 10 से 19 ईयर्स तक, यानी कि आप लोग भी उसी एज पीरियड में आते हैं। सो इसमें अगर हम देखें तो 20.9% पॉपुलेशन जो है हमारी एडोलेसेंट एज है, यानी कि जो लोग 10 से 19 साल के बीच में है। अ ग्रुप ऑफ विद अ ग्रेट पोटेंशियल बट आल्सो वल्नरेबल टू चेंज, लाइक इलिटरेट, अर्ली मैरिज एंड पुअर न्यूट्रिशन। अब बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं, देखो आपको हमेशा स्कूल में टीचर्स ऐसा बोलते होंगे कि सुधर जाओ, यही समय है जब सही जा सकते हो और सब गलत जा सकते हो। क्योंकि ये जो एडोलेसेंट एज होती है ना बेटा, ये ऐसी एज होती है कि आप जैसे गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी को आप जैसा स्ट्रक्चर दे दो वैसा हो जाता है। तो एडोलेसेंट एज भी यही होती है कि अगर आप बहुत सही रास्ते पर निकल गए तो आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे, लेकिन अगर आपने यही इसी एज पीरियड में आपने रास्ता गलत पकड़ लिया ना, तो आप जो है एक बहुत गलत रास्ते पर निकल जाओगे। इसीलिए टीचर्स आपको बोलते हैं कि थोड़ा संभल के इस टाइम पर फैसला लिया कीजिए, है ना। क्या मतलब है? लेकिन इन चीजों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत इनिशिएट जो है वो किया कि भाई जो हमारे लोग हैं वो अभी भी नहीं पढ़ पा रहे, हमारी एडोलेसेंट एज को कहीं ना कहीं आज भी लोगों ने एक तरीके से बांध के रख दिया है, नहीं पढ़ पा रहे, गर्ल्स की शादियां कर दी जाती है जल्दी से, है ना, और उनको न्यूट्रिशन भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसे देखते हुए द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में इंप्लीमेंट की जाती है, एम्पावर यूथ थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, और इसी को लेके कि भाई वो अपने एजुकेशन पे भी फोकस कर सके और अपनी स्किल को जो है डेवलप कर सके, ताकि आने वाले टाइम में उसी स्किल के हेल्प से वो जॉब कर सके। सिंपल है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग जेंडर और डेवलपमेंट का क्या फर्क है। इफ डेवलपमेंट इज नॉट एंडेंजर्ड, इट एंडेंजर्स। क्या मतलब है कि भाई अगर आपका जो है डेवलपमेंट जो है वो नहीं है, मतलब अगर आपने उसको नहीं किया और आपने उसमें जेंडर घुसा दिया, तो ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज हो जाती है। ये बात यूएनडीपी ने 1995 में कही थी। सोशल कंस्ट्रक्शन डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट चैलेंजेस फॉर वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। आप देखो कितने भी वर्कफोर्स में जहां लेडीज काम कर रही हैं और जहां मेन भी काम कर रहे हैं, वहां पर आप देखोगे दोनों एक ही जॉब के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि मान लो कि वो भी सेम पोस्ट पर है, विमेन भी सेम पोस्ट पर है, बट मेल को सैलरी ज्यादा मिलेगा, फीमेल को सैलरी कम मिलेगा। तो ये क्या है? ये आपने जेंडर इनइक्वालिटी कर दिया, है ना, कि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, फिर सैलरी में क्यों यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सोशल कंस्ट्रक्शन डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट चैलेंजेस, और इसी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा चैलेंज जो है कहीं ना कहीं विमेन के पार्टिसिपेशन में हमें देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि यार जब हमारे साथ इक्वालिटी हो ही नहीं रही तो हम लोग क्या करेंगे करके, है ना।
जिसके लिए क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है कैंपेन शुरू किया गया। एड्रेस टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लीटली एंड करने के लिए जो है इस ऐसे इनिशिएट जो है वो लिए जाते हैं। तो आप लोग क्योंकि एडोलेसेंट एज में हो तो आपको बहुत समझदारी के साथ चलना है। और इसी के साथ हमने जो है अपना ये पहला चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो बाय एंड टेक केयर गाइस।